नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मैं अपने पुराने 2 वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में उनको दोनों को देख लीजिए। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम टॉपिक्स का फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ताकि वो सारा कन्फ्यूज़न जो हमारे दिमाग में आता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्शन से बिलोंग करता है, वो कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग से दूर हो जाए। और इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक को किस हेड के अंदर देखने वाले हैं वो भी इस फ्लो चार्ट से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नेचुरल कंजर्वेशन के अंदर हम UNCED 1992 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एजेंडा 21, Rio+5, जोहान्सबर्ग समिट और Rio+20 2012 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोया प्रोटोकॉल और आईची टारगेट्स, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद रामसर कन्वेंशन, साइट्स, ट्रैफिक, CMS यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, CAWT यानी कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ITTO यानी द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, UNFF यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, GTF द ग्लोबल टाइगर फोरम। उसके अलावा हजार्डस मटेरियल के अंदर हमारे पास 4 संगठन हैं: कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, रॉटरडम कन्वेंशन ऑन PIC और चौथा बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट। उसके अलावा मरीन हेड में हम इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन और UNCLOS को देखेंगे। उसके अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर हम वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट को देखेंगे। और लैंड में हम UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजर्टिफिकेशन को देखेंगे। उसके अलावा 2 और मिसलिनियस कैटेगरी में GIAHS ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑन एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, उसके अलावा मिनीमाता कन्वेंशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल कंजर्वेशन से। और पहला ऑर्गेनाइजेशन रियो अर्थ समिट 1992, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये समिट रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई। इसमें मेनली नेचुरल कंजर्वेशन से संबंधित 3 इश्यूज को डिस्कस किया गया। पहला कि स्क्रूटनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट यानी कि नुकसानदायक कंपोनेंट्स के प्रोडक्शंस के बारे में। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी एनर्जी सोर्स के लिए हम लोग फॉसल फ्यूल का यूज़ करते थे उस वक्त, तो उसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वेहिकुलर एमिशन, जो गाड़ियों से धुआं और टॉक्सिक मटेरियल वगैरह निकलता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या चेंज करना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस हुआ। और इसके रिजल्ट्स की बात करूँ तो रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था, और तीसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इसके अलावा इसमें 2 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, जिसमें से पहला है CBD और दूसरा UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और UNCCD के आउटकम्स की बात करें तो 1992 में सबसे पहले एजेंडा 21 का डिस्कशन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। और इस एजेंडा 21 के अंदर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया कि ग्लोबली, नेशनली और लोकली क्या क्या कदम उठाने चाहिए नेचर के कंजर्वेशन से संबंधित। और यहाँ पर 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। और इस अर्थ समिट में ये डिसाइड हुआ कि हर 10-10 साल में इसकी प्रोग्रेस को हम चेक करेंगे कि नेचर के लिए हम सभी ने जो आज प्रण लिया है क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं, या सही कदम पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद यानी 1997 में एक स्पेशल सेशन हुआ, जिसको हम Rio+5 के नाम से जानते हैं, जिसका मकसद ये जानना था कि जो एजेंडा 21 में हमने गाइडलाइंस ड्रॉ की हैं, क्या हम उनमें प्रॉपर प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। और उसके जो रिजल्ट्स थे वो कुछ इस प्रकार थे कि हमारी प्रोग्रेस थी वो काफ़ी अनइवन थी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ चुका था, वाइडनिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, गरीबी और अमीरी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई थी, डिटोरिएशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट में काफ़ी क्षरण देखने को मिला। उसके बाद 1992 के 10 साल बाद यानी कि 2002 में जोहान्सबर्ग समिट हुई, जिसको हम Rio+10 के नाम से जानते हैं। और ये समिट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर थी, और इसमें
पूरी तरह से एजेंडा 21 के सारे गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया गया और एमडीजी के जो अचीवमेंट्स थे और उसके अलावा जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अभी तक जो साइन हुए थे उन सभी को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई। उसके बाद रियो प्लस 20 यानी कि 1992 से 20 साल बाद यानी 2012 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुई जिसमें कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अलावा 2-4 और चीज़ें साथ में आ गई थी, जैसे कि रिडक्शन इन पॉवर्टी, एडवांस सोशल इक्वेलिटी, क्योंकि उस वक्त तक ये समझा जा चुका था कि अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए पॉवर्टी का कम होना और सोसाइटी में चेतना जगना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जितने भी संसार के बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े बड़े एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर और अदर्स, कई सारे ग्रुप ने इसमें काम करना साथ मिलकर शुरू किया। बेसिकली ये समिट 2 थीम्स पर बेस्ड है। पहली, सतत विकास को पाने के लिए ग्रीन इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप किया जाए और लोगों को पॉवर्टी यानी कि गरीबी के चक्र से कैसे बाहर निकाला जाए, और दूसरा, सतत विकास के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों, अब हम CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। ये टर्म भी 1992 की जो अर्थ समिट है उसी की देन है। दोस्तों, CBD डेवलपमेंट प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है और ह्यूमन काइंड के लिए कॉमन कंसर्न था। इसके तहत इकोसिस्टम, स्पीशीज और जेनेटिक रिसोर्सेज तीनों को कवर किया गया। ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है और इसके गोल्स की बात करें तो सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनका सस्टेनेबल यूज। दूसरा, फेयर एंड इक्विटेबल यूज ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से जो भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे उनका फेयर और इक्विटेबल यूज किया जाएगा। इसके तहत कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2003 में साइन हुई और नगोया प्रोटोकॉल 2010 में साइन किया गया। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी में ट्विन एस्पेक्ट्स देखे गए। पहला, एक्सेस टू एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो कोई एक देश इजाद कर पाएगा वो दूसरे सभी मेंबर कंट्रीज को शेयर करेगा ताकि उस टेक्नोलॉजी की मदद से बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस या पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकें। दूसरा, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की सेफ्टी के लिए हमें अप्रोप्रिएट प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ेगा। और कार्टेजिना प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट पर मेन फोकस रहता है कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का सेफ ट्रांसफर और हैंडलिंग पर फोकस करता है। अब हम नगोया प्रोटोकॉल 2010 के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था CBD का, जिसमें कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स के बारे में बात की गई थी। और उसके बाद 2011 से 2020 के डिकेड में आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को साइन किया गया, जिसमें बेसिकली 5 गाइडलाइंस थी टू रिड्यूस प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी, टू एड्रेस द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, एनहेंस बेनिफिट्स, सेफगार्ड्स बायोडाइवर्सिटी और एनहेंस इम्प्लीमेंटेशन, यानी बायोडाइवर्सिटी के प्रेशर को कम करना, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को एड्रेस करना, बेनिफिट्स को बढ़ाना और सेफगार्ड्स को बढ़ाना और इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाना। अब हम बात कर लेते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, यानी साइट्स। दोस्तों, ये इकलौती ऐसी ट्रीटी है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करती है। इसमें 176 कंट्रीज पार्टीज हैं और ये UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एडमिनिस्टर की जाती है, जिसके अंदर 3 अपेंडिक्स हैं। पहले अपेंडिक्स में वो स्पीसीज रखे गए हैं जो एक्सटेंशन के थ्रेट की कैटेगरी में आ चुके हैं और उनको ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी, इंक्लूडिंग द रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड, यानी कि उनका कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता। दूसरी एक और कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि वो स्पीशीज रखे गए हैं जो एक्सटेंशन की कैटेगरी में तो नहीं है लेकिन एक्सटेंशन की कगार में जल्दी ही आ सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी बनाई गई है वो उन स्पीशीज की है जिसमें कि कई सारी पार्टीज ने दावा किया है कि इनके बचाव पर कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। अब हम ट्रैफिक के बारे में बात कर लेते हैं। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के नाम से प्रचलित है। दोस्तों, ये एक लीडिंग एनजीओ है जो कि विश्वव्यापी काम करता है वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स के ट्रेड के बारे में, और ये WWF और IUCN की एक संयुक्त प्रोग्राम ने शुरुआत की थी। WWF का मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
और IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन। इसका उद्घाटन 1976 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूके में है। ये वर्ल्ड का ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है और ग्लोबल एक्सपर्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इश्यूज को कवर करता है। इसके तहत कई सारे NGOs, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स और साइट्स के जो सेक्रेटेरिएट है वो काम करते हैं। अब हम CMS यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वाइल्ड एनिमल्स के माइग्रेशन से संबंधित है और जिसको हम बॉर्न कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसके तहत ज़मीन में रहने वाले, पानी में रहने वाले और हवा में उड़ने वाले स्पीशीज़ को कवर किया जाता है। ये UNEP के तहत एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन और उनके हैबिटेट से संबंधित है। इसमें 117 देश शामिल हैं और माइग्रेटरी स्पीशीज़ से संबंधित इकलौती ग्लोबल कन्वेंशन मानी जाती है। इसमें भी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। पहले में उन स्पीशीज़ को रखा हुआ है जो ख़त्म होने की कगार में है, वहीं दूसरी कैटेगरी में उन स्पीशीज़ को रखा गया है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बेनिफिट पा सकते हैं। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसमें कि भारत 1983 में पार्ट बन चुका है और भारत ने रैप्टर MOU भी 2008 में साइन किया है, जो कि एक नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। अब हम देख लेते हैं कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग यानी CAWT। इस संगठन का पूरा फोकस इलीगल ट्रेड को ख़त्म करना है, जिसके लिए उसे पब्लिक और पॉलिटिकल का अटेंशन अपनी ओर लाना होता है। ये संगठन वाइल्ड लाइफ के इलीगल ट्रेड के लिए पब्लिक और पॉलिटिकल अटेंशन को पैदा करने का काम करता है। ये 2005 में इनिशिएट हुआ और ये एक जैसी सोच रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और सरकारों का एक कोएलिशन संगठन है, जिसमें कि NGO और कई सारे गवर्नमेंट का कॉपरेशन देखने को मिलता है। इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर किए गए ट्रेड को फोकस किया जाता है। हालांकि CAWT इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एनी इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़। अब हम इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO को देख लेते हैं, जो कि UN के तहत एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम बेसिकली लकड़ी के व्यापार को मैनेज करना है ताकि पेड़ों की कम से कम कटाई की जाए और नेचर को बचाया जा सके। अब हम ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी है जो कि टाइगर के 5 तरह के सब स्पीशीज़ को बचाने के लिए जतन करती है। उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करती है जिसमें कि ये प्रमोट किया जाता है कि टाइगर्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और इसको सेव करना एक नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का काम है। ये 1994 में फाउंड किया गया, जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में नई दिल्ली में है और ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी है जो कि टाइगर के सेव से रिलेटेड है और जनरल असेंबली की मीटिंग हर 3 साल में एक बार होती है। अब हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, जो कि इकोसॉक के द्वारा 2000 में एस्टेब्लिश किया गया और जिसका ऑब्जेक्टिव है जंगलों में सतत विकास करना, उसको मैनेज करना और उसको कंजर्व करना। दोस्तों, इसके बाद 2 ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN और रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जिनको मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी हैं और साथ में थोड़े से बड़े भी हैं, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हम अगली हेडिंग हजार्डस मटेरियल को देख लेते हैं, जिसके अंदर हम कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं CBD के अंदर, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और उसके बाद रोटरडम कन्वेंशन ऑन PIC यानी कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसके बाद बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट। सबसे पहले स्टॉकहोम कन्वेंशंस के बारे में जान लेते हैं, जो कि POPs यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में है। ये कार्बन बेस्ड केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, जिससे कि अगर वो एक बार एनवायरनमेंट में रिलीज हो गए तो काफ़ी लंबे समय तक यानी कि कई कई सालों तक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। उसके अलावा पूरे एनवायरनमेंट में इस तरह से फैल सकते हैं जिससे कि वो सॉइल में, वाटर में और एयर में पूरी तरह से दूषित कर सकें, और ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए ही काफ़ी नुकसानदायक माने जाते हैं। इसके अलावा POPs लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायो एक्यूमुलेशन के द्वारा एक्यूमुलेट हो जाते हैं यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं,
और क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं तो इसलिए ये फैटी टिश्यूज़ में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जहाँ पे ये अपना कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते रहते हैं अप टू 70,000 टाइम्स ऑफ द बैकग्राउंड लेवल। इसके अलावा ये 12 इनिशियल पीओपीज़ हैं जिनकी लिस्ट हमने यहाँ पर दे दी है, आप चाहें तो एक नज़र इसमें मार लें। इसके अलावा अगर याद रखना चाहें तो ये एंडोसल्फान जो कि एक पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है और 2011 में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये सुर्खियों में रहता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बेसल कन्वेंशन और रोटरडम कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। बेसल कन्वेंशन हजार्डस वेस्ट के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट के कंट्रोल से रिलेटेड है, वहीं रोटरडम कन्वेंशन मूवमेंट करने के लिए क्या प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट से रिलेटेड है, जो कि एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। और इसमें 43 केमिकल्स को लिस्ट किया गया है, जिसमें से 32 पेस्टिसाइड्स हैं, जिसमें कि 4 हजार्डस को इंक्लूड कर लिया गया ऑलरेडी, और 11 इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं। अब हम लैंड से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूएनसीसीडी को देख लेते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ था। और ये लैंड से संबंधित इकलौता लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि एनवायरनमेंट को उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक करता है। इस कन्वेंशन के तहत बॉटम अप अप्रोच को अपनाया गया है, जिसमें कि लोकल लेवल को पार्टिसिपेशन के लिए उकसाया जाता है। और यहाँ डेजर्टिफिकेशन का मतलब है लैंड डिग्रेडेशन इन अ ड्राई लैंड। इसमें 194 पार्टीज हैं। यूएनसीसीडी की कोप 14 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 नई दिल्ली में हुई, जिसमें ड्रॉट, जेंडर, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म एज वेल एज द डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के बारे में गाइडलाइंस तैयार की गई। अब हम इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन 1946 के बारे में देख लेते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और जिसका काम वेल्स को कंजर्व और उनको मैनेज करने का है, और इसका हेडक्वार्टर यूके कैम्ब्रिज में है। ये संगठन कंप्लीट प्रोटेक्शन रखता है इस तरह की स्पीशीज के बारे में और डेजिग्नेट करता है स्पेसिफाइड एरिया को व्हेल सेंचुरी के नाम से। ये ऑर्गेनाइजेशन कैच लिमिट्स को भी डिसाइड करता है, जैसे कि 1986 में इसने 0 कैच लिमिट फॉर कॉमर्शियल व्हेलिंग तय करी थी। वहीं एबओरिजिनल्स के लिए सबसिस्टेंस व्हेलिंग को अलाउ किया गया है। अब हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड 3 ऑर्गेनाइजेशन वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। वियना कन्वेंशन को 1985 में अडॉप्ट किया गया और 1988 में ये फोर्स पे आ गई। इसका काम था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स बनाना और उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना। हालांकि ये सारे फ्रेमवर्क लीगली बाइंडिंग कैटेगरीज में नहीं आते। इसके अंदर 197 पार्टीज इंक्लूड हैं। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ और जिसका काम है ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से कम करना। कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो इंडिया प्रोड्यूस करता है वो है CFC11, CFC12, CFC13, हैलोन 22, हैलोन 1211, HCFC22 और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको CTC बोलते हैं, और वहीं मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड। ODS को फेज आउट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने ओजोन सेल को और स्टीयरिंग कमेटी को एस्टेब्लिश किया ताकि पूरी तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डिसाइड किए हुए गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए साउथ और साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में भी काम कर रहा है। वहीं किगाली एग्रीमेंट भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन से ही संबंधित है, मगर इसमें बेसिकली HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट किया गया। HFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जब साइंटिस्ट ने बताया कि HFC ओजोन लेयर का क्षरण कर रहा है। HFC को 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में जब पता चला कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैटास्ट्रॉफिक साबित हो रही है तो इसको फेज आउट करने के लिए किगाली एग्रीमेंट में साइन हुआ। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें कि 197 कंट्रीज ने एग्री किया है कि HFC के यूज़ को 85% तक रिड्यूस कर देंगे टिल 2045। अब हम GIAS यानी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज कल्चर को देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है अंडर GIAS और इसका एम है टू रिकॉग्नाइज रिमार्केबल लैंड यूज सिस्टम एंड लैंडस्केप विच आर रिच इन ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में अभी तक इसके लिए 2 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। पहली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम कोरापट और दूसरी बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम कुट्टानाड केरला। अब हम मिनीमाता कन्वेंशन जो कि मरकरी पे बेस्ड है उसको देख लेते हैं।
दोस्तों मरकरी एक बहुत ही हार्मफुल मेटल है जो कि अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए तो वो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा हमारे फूड चेन में घुस करके ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकती है और हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर सकती है। तो इसके लिए मिनीमाटा कन्वेंशन साइन किया जिसमें कि 2025 तक मरकरी को फेज आउट करने का नियम तय किए गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं theselfeducationgroup@gmail.com पर। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।